उनकी जो सीमा थी वह मुख्य रूप से आगरा और दिल्ली थे, और दिल्ली तो वो कम रहते थे, मुख्य रूप से आगरा रहते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि इतिहास की किताबों में उन्हें 80% स्थान मिल जाए। इस देश का इतिहास बहुत बड़ा है। रामायण काल, महाभारत, शिव काल से 1,96,08,53,123वां वर्ष आज इस देश के इतिहास का है। मैं आपको थोड़ा इसके अंदर लेके जाना चाहता हूँ। इतिहास के अंदर अभी हम दिल्ली में खड़े हैं, ये देश की राजधानी है, और एक देश के अंदर बहम डाल दिया गया कि जिस समय मुग़ल यहाँ रहते थे तो ये उस समय इस देश की राजधानी थी। ये गलत है। उनकी जो सीमा थी वह मुख्य रूप से आगरा और दिल्ली थे, और दिल्ली तो वो कम रहते थे, मुख्य रूप से आगरा रहते थे। उससे पूर्व अगर आप विक्रमादित्य के समय में जाएंगे तो उज्जैन इस देश की राजधानी थी। और महाभारत काल में पांडव जहाँ इंद्रप्रस्थ में निवास करते थे वह इस देश की राजधानी थी, और रामायण काल में अगर आप जाएंगे तो अयोध्या इस देश की राजधानी थी। ऐसा एक सम्राट के रूप में ये देश चलाया जाता था। मुग़लों को महिमा मंडित किया गया है, उनका विस्तार अधिक नहीं था। आप गौर से अगर देखेंगे, दिल्ली और आगरा से बाहर जाते थे तो जहाँ वो जयपुर जाएंगे, आप उदयपुर जाएंगे, सभी हिंदू रियासतें थी। उनका वह उन हिंदू रियासतों के दम पे ही पूरे देश पे एक संधि करके राज चलाने का प्रयास करते हैं, और उसमें मुख्य रूप से अगर अकबर और औरंगजेब के समय को छोड़ दें तो उन्हें कोई ज़्यादा कामयाबी मिली नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि इतिहास की किताबों में उन्हें 80% स्थान मिल जाए। इस देश का इतिहास बहुत बड़ा है। रामायण काल, महाभारत, शिव काल से 1,96,08,53,123वां वर्ष आज इस देश के इतिहास का है। उसमें आप 80% सिर्फ एक छोटे मोटे राजा महाराजा को, और वो भी मानसिकता वाले राजा और नवाब नहीं थे, लूट खसोट वाले थे, जिन्होंने मज़हब का विस्तार करना, गरीब लोगों को लूटना, हिंदुओं पे अत्याचार करना, और वह कोई इस धरती से जुड़े हुए लोग नहीं थे। वह सारे के सारे उनके पूर्वज कहीं मंगोल, तजाकिस्तान से आए हुए लोग थे। मूलतः वह इस भारत की परंपरा से, भारत की ज़मीन से जुड़े हुए लोग नहीं थे। उनके इतिहास को उतनी ही अहमियत देनी चाहिए जितनी उनकी इस इतिहास में औकात है। अच्छा, आप कहते हैं कि लूट खसोट वाले जो राजा थे, लेकिन ओवैसी या उनके समर्थक कहते हैं कि लूट खसोट वाले नहीं, बल्कि अकबर तो इस देश के सबसे पहले सेकुलर राजा। सेकुलर शब्द में ही कमी है साहब। सनातन शब्द ही अपने आप में सेकुलर है। जो सनातन को नहीं मानता वो सेकुलर हो ही नहीं सकता। सनातन शब्द, सेकुलर शब्द का अर्थ ये है कि जो प्रकृति के नियम हैं उन्हें मानने वाला व्यक्ति ही सेकुलर हो सकता है। मैं मज़हब को मानता हूँ और दूसरे को काफिर मानता हूँ, तो ये सेकुलर कहाँ से हो गया? ओबीसी तो स्वयं से सेकुलर नहीं है। उनको तो, मज़हब वाले व्यक्ति को तो ये राइट ही नहीं है वो सेकुलर शब्द का प्रयोग करे। उनके तो मूल में ही नहीं है सेकुलर। सेकुलर का अर्थ है जो संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण प्रकृति को, संपूर्ण मानवता को एक रूप में, एक दृष्टि से देखे। कौन देखता है? सनातन। वो तो प्रत्येक जीव को देखता है, चींटी से लेकर हाथी तक को देखता है, पर पत्ते को, पेड़ को, भूमि के हर अंश को, नदी के हर अंश को एक रूप में देखता है। जो व्यक्ति ये कहता है कि भाई मैं सेकुलर हूँ, सेकुलर का तो पहला ही नियम ये है सबको एक दृष्टि से देखना पड़ेगा। क्या कुरान सबको एक दृष्टि से देखती है? तो कुरान को मानने वाला व्यक्ति तो सेकुलर हो ही नहीं सकता। पहले ओबीसी तो सेकुलर बन ले साहब, फिर हमें पाठ पढ़ाना। ओवैसी को सेकुलर नहीं बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब सेकुलर हो जाएंगे, जिस तरीके से उन्होंने गुजरात में किया था, वो एक बार माफ़ी मांग लें, उसके बाद फिर मेरी भी मैं भी ये हिंदू मुस्लिम छोड़ दूंगा। या उनके समर्थक है, तो ओवैसी ने तो खैर नहीं कहा, वो उनकी तो एक वो क्या कहते हैं, मीम और भीम, भाई भाई। दूसरी बात पे आता हूँ, पहले पे आता हूँ। क्या मोदी जी गुजरात में इस बात की माफ़ी मांग ले कि उन्होंने देश की सबसे बेहतरीन स्टेट में से गुजरात को एक बनाया? आज पूरा देश गुजरात मॉडल को अपनाने के लिए अपनाना चाहता है, इसके लिए गुजरात में वो माफ़ी मांग ले। वहाँ इतने दंगे, मुसलमानों का हावीपन था, बदमाशी थी, उसे ख़त्म किया, रोड सड़क बनाई, लोगों को रोज़गार दिया, नए नए अवसर दिए। आज एक स्टेट के रूप में उन्होंने गुजरात को खड़ा किया, इसके लिए माफ़ी मांग ले। कह रहे जो कत्लेआम उन्होंने किया था 2002 में, कत्लेआम के आपको अंदर जाना पड़ेगा। कोई कत्लेआम हुआ नहीं था। कत्लेआम की शुरुआत एक एक्शन और रिएक्शन थी, उसमें मैं जाना नहीं चाहता, उससे माहौल ख़राब होता है। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, आपको नहीं लगता, चलिए हम ओवैसी की बात छोड़ दें, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से मुग़ल इतिहास हटाना, कहीं ना कहीं ओवैसी भी ये बात कहते हैं, या कई लोग ये बात कहते हैं कि ये लोग जो भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि ये लोग सावरकर और गोडसे को महान बताना चाहते हैं, महात्मा गांधी को हटाना चाहते हैं, भगत सिंह को हटाना चाहते हैं? ये पता नहीं कहाँ से समझ लाते हैं साहब। आप क्रांतिकारियों को, उन योद्धाओं को जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, उन्हें बांट देंगे?
आप सावरकर को मान नहीं बताएंगे या भगत सिंह को ज़्यादा या किसी को कम बता सकते हैं, या किसी के योगदान को कम या ज़्यादा करके तोला जा सकता है? ऐसा संभव है क्या? महात्मा गांधी जी को क्या नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान नहीं दिया? क्या इस देश की जनता ने सम्मान नहीं दिया? अगर महात्मा गांधी जी को उनके कार्यों के लिए सम्मान दिया जा सकता है तो भगत सिंह सावरकर को भी उनके कार्यों के लिए सम्मान देना ये हम सभी का दायित्व है। सावरकर की बात आती है तो उनको तो माफ़ी वीर बताने लगते हैं, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे ओवैसी हो। साहब, किसी ने अध्ययन नहीं किया, बिना अध्ययन के अपनी बात को रखना मूर्खता है। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, माफ़ीनामा नहीं था, कोई भी माफ़ीनामा वो व्यक्ति कैसे मानेगा जो वर्षों तक एक कालकोठरी में, क्या जिसको 2 जन्मों की सज़ा हुई है? आज तक इतिहास में किसी को 2 जन्मों की सज़ा नहीं हुई है। एक माफ़ीनामा जिसको वो कह रहे हैं, एक ड्राफ्टिंग होती थी अंग्रेज़ों के द्वारा, जिस ड्राफ्टिंग को बाहर निकलने के लिए उस ड्राफ्टिंग को सभी को उस ड्राफ्टिंग के अनुसार ही अपनी स्टेटमेंट देनी पड़ती थी। सावरकर जी ने भी उस ड्राफ्ट के अनुसार ही अपनी स्टेटमेंट दी थी, कोई माफ़ीनामा नहीं था। हाँ, माफ़ीनामा नहीं था। अच्छा, आपको ये चीज़ लगती है कि जिस तरीके, चलिए मुगल इतिहास तो हट गया, लेकिन उसके जगह पर पढ़ाएंगे क्या बच्चों को? लोग कह रहे हैं किसके बारे में हमारे बच्चे जानेंगे? अगर हम, आपने कहा कि चलिए वो छोटे मोटे राजा थे, लेकिन वो कहते हैं कि ठीक है आप छोटे मोटे राजाओं मान लीजिए, चलिए मान लेती है, कल को वैसे भी मान लेते हैं कि अकबर छोटे से भूमि पर राज करते थे, लेकिन उनका एक और सवाल उठ जाएगा, फिर हम पढ़ाएंगे किसके बारे में? पहले तो छोटे मोटे किस हैसियत से थे मैं आप बताता हूँ। पहले तो मानसिकता से बहुत छोटे थे। जो सबको अपने अंदर नहीं समा सकता वह मानस वैसे ही छोटा हो जाता है। जो मानस अपने मानस से छोटा है वह व्यक्तिगत व्यवहार रूप में भी छोटा ही होगा। दूसरी बात से आप पढ़ाएंगे क्या? आपके लिए पास पढ़ाने के लिए इतिहास नहीं है साहब। क्या इतिहास सिर्फ ये 12वीं शताब्दी से शुरू होकर 16वीं 18वीं शताब्दी पर ख़त्म हो जाता है? क्या 12वीं शताब्दी से 6ठी से 12वीं शताब्दी के बीच का आपके पास इतिहास नहीं है? 6ठी से या उससे पहले नहीं है? या पहली शताब्दी से पहले का आपके पास इतिहास नहीं है? 5000 वर्ष पूर्व महाभारत काल, और महाभारत काल से कई लाखों पुरुष का रामायण काल, राम कृष्ण शिव की ये महान परंपरा मानने वाला ये देश, उसके बाद आचार्य चाणक्य, सम्राट अशोक, विक्रमादित्य, इतने महान सम्राट इस देश ने दिए हैं, देखे हैं, और जिनको मैं ये कहता हूँ भारत को नहीं पढ़ना चाहिए, पूरे विश्व को पढ़ना चाहिए। बहुत कुछ उन लोगों से सीखा जा सकता है जिस तरह का उन्होंने शासन किया। और जैसा आप पढ़ाइए, राम राज्य पढ़ाइए, क्या दिक्कत है? आप पढ़ाइए ना युधिष्ठिर का काल। युधिष्ठिर ने महाभारत काल जीतने के बाद जो एक शासन व्यवस्था दी वो पढ़ाइए। विक्रमादित्य का काल पढ़ाइए, अशोक सम्राट का काल पढ़ाइए, किसने दिक्कत है? पढ़ाने के लिए बहुत काल है। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे। चलिए आप कह तो रहे हैं पढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ें ऐड होनी चाहिए, लेकिन क्यों लगता है कि ये 75-76 साल हो गए आज़ादी के बाद, अंग्रेज़ों ने चलिए जो भी अपने हिसाब से इतिहास बनाया, लेकिन आज़ादी के बाद क्यों इतिहास को वही रहने दिया गया, सही नहीं किया गया या बदला नहीं गया, जो भी आज के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम बोलें? इस देश को समझना होगा, अंग्रेज़ तो गए थे पर अंग्रेज़ों के मानने वाले उनके गुलामी पुत्र इस देश में रह गए थे। वे भारत को अंग्रेज़ों की व्यवस्था से बाहर निकालना ही नहीं चाहते थे। जो अंग्रेज़ों ने इस भारत का माइंडसेट किया था, लॉर्ड मैकेले ने, उसी माइंडसेट के साथ इस भारत को आगे बढ़ाना चाहते थे। कारण ये था कि वे नहीं चाहते थे कि इस देश के लोगों का आत्मसम्मान बाहर आए। हमें ये पता चले, हम अपने पुरखों पर गर्व करना चले, हम भारत की शक्ति को पहचानें, हम भारत के जो एक इतिहास रहा है उसकी पहचान हम कर पाएँ, उस पर हम गौरव कर पाएँ। ये लोग हमें एक माइंडसेट के अंदर रखना चाहते थे। आज भारत उस माइंडसेट से